लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हमारी आंखों के सामने तिल तिल करके लोग मरते हैं। हम असहाय होकर देखते हैं। गलती कहां होती है? यूरोप और अमेरिका में मास वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है। एक छोटा भी कीटाणु या जीवाणु उनके यहां तबाह कर सकता है सबके स्वास्थ्य को। भारत में ऐसा नहीं है। इतना जबरदस्त सूर्य का प्रकाश है कि कोई जीवाणु कीटाणु 2 दिन भी जिंदा रह जाए तो उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन हमने नकल करना शुरू किया है और उसी का दुष्परिणाम आज हमारे जीवन में है कि जिन 108 करोड़ लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए था, वो किसी न किसी बीमारी में फंसे हुए। और भगवान न करे आने वाले समय में क्या होगा, हर 5 साल से छोटे बच्चे को हम पोलियो की वैक्सीनें पिला रहे हैं। 1 बार पिलानी थी, 2 बार पिलानी थी, अब 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 25 बार हो गया, अब बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप में शायद ये मास वैक्सीनेशन जरूरी है, अमेरिका और उसके आसपास के देशों में जरूरी है। भारत में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अपनी मां के गर्भ से, अगर मां स्वस्थ है तो उसको इस तरह की कोई चांस नहीं है। लेकिन आप दे रहे हैं उसको वायरस, वैक्सीन के रूप में वही वायरस आप दे रहे हैं जो पोलियो पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। बस इतना ही अंतर है कि वो मृत स्वरूप में है, लेकिन अंदर जाके कभी जीवित हुआ तो वही पोलियो कर देगा। और ऐसे में आपको हजारों केस दिखा सकता हूं इस देश में जिनको पोलियो वैक्सीन देने के बाद ही पोलियो हुआ है। मैं स्वयं भी चिकित्सा का कार्य करता हूं, लेकिन सेवा के लिए, पैसे के लिए नहीं। मेरे पास हर साल में ऐसे सैकड़ों बच्चे आते हैं जिनकी मां शिकायत करती है, वो राजीव भाई इनको पोलियो वैक्सीन दिया, अभी देखो फिर पोलियो हो गया, चक्कर क्या है? तो उसको मैं समझाता हूं, समझ में नहीं आता उनको। शायद उसको नहीं देते तो कभी नहीं होता। कम से कम मेरी जनरेशन में जितने लोगों को मैं जानता हूं, किसी ने पोलियो वैक्सीन नहीं लिया। हम में से तो किसी को पोलियो नहीं हो गया। कारण क्या है? हमको बचाने वाला सूर्य है, हर दिन है। और गर्मियों में जब सूर्य का तापमान 50 डिग्री चला जाता है तो आप तो परेशान होते हैं गर्मी से, लेकिन वो अच्छा है, क्योंकि वो 50 डिग्री तक पहुंचकर सब जीवाणु कीटाणुओं को साफ कर देता। हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अंधाधुंध बिना सोचे, बिना विचारे, बिना समझे हम ये सब कर रहे हैं। उसके दुष्परिणाम में बीमारियां बढ़ रही हैं। और एक दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि यूरोप में भयंकर ठंड है। भयंकर ठंड है तो प्रकृति ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। कारण क्या है? आप जरा थोड़ी देर ऐसी कल्पना करो कि बर्फ की मोटी मोटी परत खेत में 6-6 महीने है, 8-8 महीने खेत में बर्फ जमी हुई है। अब इसमें कुछ उगेगा, कुछ पैदा होगा खेत में? हम कितना भी बीज डालें, खेत में से घास का तिनका नहीं उगने वाला, क्योंकि घास का तिनका भी उगने के लिए सूर्य की धूप लगती है, सूर्य का प्रकाश लगता है। आपके पास कितना भी अच्छा बीज हो, कितना भी अच्छा खेत हो और कितनी भी अच्छी खाद हो, जो सूर्य का प्रकाश नहीं है तो बीज में से अंकुरण भी नहीं होता। तो यूरोप और अमेरिका के इलाके में खेत की मिट्टी में से कुछ पैदा नहीं होता। ले देके उनके यहां 2-3 फसलें होती हैं, वो भी तब जब गर्मी आ जाती है। गर्मी तो बहुत आती नहीं है उनके यहां, लेकिन सूर्य थोड़ा दिखाई देता है साल में 2-3 महीने, उन्हीं दिनों में कुछ उनके यहां होता है। एक तो गेहूं हो जाता है कुछ देशों में, दूसरी हो जाती है मक्का, भुट्टा, और तीसरा कुछ देशों में हो जाती है कपास। चौथी कोई चीज उनके यहां ज्यादा होती नहीं। ज्यादा चीजों को वो बाहर से मंगाते हैं। अब उनके पास एक ही चीज है, गेहूं। तो क्या खाएंगे? वही गेहूं खाएंगे। बाजरी तो कल्पना नहीं कर पाएंगे। और ये गेहूं कुछ ही देशों में होता है, सब जगह नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। भारत में 6,32,000 गांव हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुछ गांवों के हिस्से 2 कर दिए हैं, तो अब उनकी संख्या 8,32,000 के आसपास है। भारत के 8,32,000 गांवों में कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव में गेहूं हो जाएगा। कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव में मक्की आ जाएगी। कहीं भी चले जाइए बाजरा हो जाएगा। कहीं भी चले जाइए धान हो जाएगा, राजस्थान के कुछ इलाकों को छोड़कर जहां बहुत सूखा है।
बाकी बहुत सारी जगह धान हो जाएगा, दालें हो जाएंगी, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, सब तरह की दालें हो जाएंगी, सरसों हो जाएगी, तिल हो जाएगा। माने जो कुछ हमें जीवन में चाहिए वो सब हिंदुस्तान के लगभग सभी गांवों में हो जाएगा। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप की तो सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि गेहूं कुछ इलाके में होगा, मक्की कुछ दूसरे इलाके में होगी, कपास किसी तीसरे इलाके में होगी। सब्जियां होने की कल्पना उनके देश में हो नहीं पाती, क्योंकि सब्जियों को होने के लिए सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश लगता है, और ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिल नहीं पाता तो सब्जियां हो नहीं पाती। थोड़ी बहुत दाल वाल हो जाती है। जो धान्य में पतली बाल निकलती है ना, पतली, जिसका स्टेम बहुत पतला है, तना, वो तो वहां हो जाएगा ले देके, थोड़ा भी मोटा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा चाहिए। तो उनके यहां सब चीज सब जगह नहीं होती, कुछ ही चीजें कुछ जगह होती हैं। तो इन चीजों को ही खाना उनकी मजबूरी है। अब उनके यहां गेहूं है तो गेहूं को ही वो खाएंगे, उसके अलावा तो कोई कल्पना नहीं आएगी। और गेहूं को खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ठंडी के कारण ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एक कल्पना बताऊं, आप तो तुरंत समझ जाएंगे। आपने गेहूं का आटा गूंथना शुरू किया, कल्पना करिए, अचानक से तापमान 0 के नीचे चला गया तो आटा ही नहीं गूंथ पाएंगे आप। आपकी जो उंगलियां हैं ना, एकदम जाम हो जाएंगी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी। और 0 के नीचे 5 डिग्री गया, 10 डिग्री गया तो ये तो हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा हाथ का। और जो आटे में पानी मिलाया है वो तो कुछ और ही हो जाएगा, वो पानी ही बर्फ हो जाएगा। आटा को बर्फ में कैसे मिलाएंगे? तो रोटी नहीं बनेगी। इसलिए यूरोप में कोई रोटी बनाना नहीं जानता, रोटी नहीं बना पाते। गेहूं है, गेहूं का आटा है, लेकिन रोटी बनाना नहीं है उनके यहां, जानता भी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रकृति मजबूर करती है उनको कि तुम बना ही नहीं सकते रोटी। रोटी तो उन्हीं देशों में बन सकती है जहां तापमान समशीतोष्ण होता है, उंगलियां भी काम करती रहे, हाथ की कलाइयां भी काम करती रहे, आटा और पानी का बैलेंस बना रहे, तो रोटी बनने का काम शुरू हो सकता है। उनके यहां तो संभव नहीं है। तो वो करते क्या है, आटे को सड़ाते हैं, जिसको आप कहते हैं ना फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड करते हैं। और सड़े हुए आटे में से सिर्फ पाव रोटी ही बन सकती है, रोटी नहीं बन सकती। सड़े हुए आटे में से डबल रोटी ही बन सकती है, रोटी नहीं बन सकती, चपाती नहीं बन सकती। तो वो बेचारे मजबूर हैं कि आटे को सड़ाएं और सड़ने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाएं, उन टैंकों का टेम्परेचर मेंटेन करें, बाहर की दुनिया से उन टैंकों को काट के रखें, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए भी थोड़ी गर्मी लगती है। तो वहां क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जहां गेहूं भेजा जाता है, और उन फैक्ट्रियों के अंदर आप कभी जाके देखें तो आटे को सड़ाया जाता है, टैंकों में भर के रखा जाता है, और वो आटा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन सड़ता रहता है। आंखों से, खुली आंखों से देखें तो उसमें कीड़े बदबदाते रहते हैं, छोटे छोटे, कई बार, जो उनके इलाकों में बहुत होते हैं। फिर उन्हीं कीड़ों को आटे के साथ मैश कर दिया जाता है, फिर उसी से पाव रोटी बन जाती है। अब उस पाव रोटी को ही खाना है सवेरे, दोपहर, शाम, चौथी जब भी भूख लगे, क्योंकि और कुछ है नहीं खाने के लिए। तो उन्होंने पाव रोटी के कई प्रिपरेशन बनाए हैं। पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ सलाद लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ मक्खन लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें गाजर, मूली, ककड़ी भर दो, पाव रोटी को बीच में से काटो तो इसमें कुछ सॉस भर दो, और उन्हीं को कुछ कुछ नाम हैं दे दिए, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, है वो सब पाव रोटी ही। अब दूसरी समस्या क्या है कि ये जो गेहूं का आटा वो सड़ा के पाव रोटी या डबल रोटी बना लेते हैं, अब ये वही खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं, क्योंकि जिनके वातावरण और तापमान का प्रकृति के हिसाब से मेल बैठता है ना, वही उसको खा पी के पचा भी सकते हैं। आपके तो बस की बात नहीं है। हालांकि आजकल वहां के भी डॉक्टर कह रहे हैं कि ये अब आसानी से पच नहीं रहा है, क्योंकि आपके पेट में जो सिस्टम है भोजन को पचाने का, वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। आपने सुना है भारत के बड़े बड़े वैद्यों के मुंह से, चिकित्सकों के मुंह से, कि देखो भाई, खाना रात हो जाए तो नहीं खाना,
आप में तो बहुत सारे जैन समाज की माताएं बहनें, आप तो जल्दी समझ जाएंगी। रात्रि भोजन का त्याग करना, नहीं खाना। क्यों? पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य और नाड़ी दोनों एक दूसरे से जुड़े। सूर्य का प्रकाश है तो जठराग्नि प्रदीप्त है, जठराग्नि प्रदीप्त है तो जूस बन रहे हैं, तो भोजन के पचने की क्रिया हो रही है। लेकिन उनकी सोचो, जहां 9 महीने सूर्य ही नहीं है, अब उनकी जठराग्नि कैसी होगी? या उनके पेट में पैदा होने वाले जूसेस कैसे होंगे? तो वो बेचारे बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो उनके यहां क्या करना पड़ता है कि जूसेस पैदा होने में सूर्य के प्रकाश की जो मदद चाहिए वो तो मिलती नहीं है, क्योंकि हीट चाहिए, हीट तो मिलती नहीं है। तो खाने के पहले थोड़ी शराब पिएंगे, खाने के बाद थोड़ी शराब पिएंगे, ताकि थोड़ी हीट तो आए, थोड़े जूसेस तो बने। क्योंकि पेट में भोजन को पचाने के लिए एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो बिना गर्मी के बन ही नहीं सकता। हमारे यहां तो शरीर गर्म है क्योंकि वातावरण गर्म है, उनके यहां तो बर्फ पड़ रही है तो शरीर भी ठंडा है। जैसी बर्फ ठंडी है वैसे शरीर उनका ठंडा है। अब पेट में HCl का निर्माण नहीं हो रहा है, तो वो बेचारे कहेंगे कि भैया थोड़ी ब्रांडी पी लो पहले, खाने के पहले थोड़ी बियर पी लो, थोड़ी कॉन्यैक पी लो। कॉन्यैक एक तरह की शराब का नाम है जो यूरोप में सबसे ज्यादा पी जाती है, क्योंकि यही एक शराब है जिसको पीने के बाद थोड़ा जूस बनेगा तो आपने जो सड़े मैदे की पाव रोटी खाई है वो थोड़ी बहुत पचेगी, और अगर आप ये नहीं पी पाए तो पचना सवाल ही नहीं है। तो अब वहां रहने वाले हर आदमी को बियर पीना जरूरी, शराब पीना जरूरी, कॉन्यैक पीना जरूरी। अब हम बिना सोचे समझे उनकी नकल करके खुद बियर पीना शुरू कर दें, शराब पीना शुरू कर दें, कॉन्यैक पीना शुरू कर दें, तो हमारा तो सर्वनाश। क्योंकि यहां तो वैसे ही पेट में गर्मी बहुत है, क्योंकि सूर्य की गर्मी बहुत है, ऊपर से बियर पी के और गर्म करोगे तो मरना ही है यहां तो बिना सोचे समझे, बिना अकल के अगर हम उनकी नकल करें तो बीमारियां ही बीमारी। अब तीसरी किस्सा बताता हूं कि चूंकि वहां ठंड बहुत है तो सब्जी नहीं बन सकती। सब्जी पकेगी कैसे? बॉइलिंग पॉइंट चाहिए ना, उबाल का तो बिंदु चाहिए। दाल को पकाना हो तो दाल नहीं पकेगी, सब्जी बनानी हो तो सब्जी नहीं पकेगी। तो वहां क्या होता है, सभी सब्जियां डिब्बे में बंद होके आती हैं और डिब्बे बंद सब्जियों को प्लेट में निकाल के वो खाते हैं। अब डिब्बा बंद सब्जी की विशेषता यह है कि उसमें नमक मिला के नहीं डाल सकते डिब्बे में, नहीं तो खराब हो जाती है, तो नमक ऊपर से मिलाना पड़ता है। तो यूरोप के सभी देशों में पिसा हुआ नमक खाने की ही परंपरा है, क्योंकि नमक को सब्जी प्लेट में रखने के बाद ही मिलाना पड़ता है। भारत में अब यही नकल हमने करना शुरू कर दिया है। पिसा हुआ नमक हम सबके घर में आ गया, जो आज से 50 साल पहले किसी घर में नहीं होता। हमारे यहां क्या है, कोई भी सब्जी हो, कोई भी दाल हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट सामान्य रूप से उपलब्ध है, क्योंकि सूर्य उपलब्ध है। तो हम जब नमक डालेंगे तो सब्जी बनाते हुए डालेंगे या दाल बनाते हुए डालेंगे, और दाल और सब्जी में नमक वही अच्छा होता है जो डेले वाला होता है, क्रिस्टल वाला होता है। वो डाल के अगर आप सब्जी बनाएंगे तो तासीर है दूसरी, और ये जो पिसा हुआ नमक डालेंगे तो बिल्कुल तासीर बदल जाएगी। और ये छोटी छोटी बातें जैसे ही बदलना शुरू करती हैं तो फिर बीमारियां आपके शरीर में घर करना शुरू करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जो पिसा हुआ नमक खाना आप शुरू कर दीजिए, अपने ही घर में एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। 2 बच्चे अगर आपके पास हैं, एक को रोज पिसा हुआ नमक खिलाइए और एक बच्चे को वो डेले वाला नमक सब्जी में डालते हुए, उबालते हुए खिलाइए। जो बच्चा डेले वाला नमक खाएगा वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, जिसको पिसा हुआ नमक दे रहे हैं वो हर समय बीमार रहेगा। कारण क्या है? आप पूछेंगे जी कारण क्या है? सब्जी को उबालते समय, दाल को उबालते समय जो नमक आपने डाला है, तो नमक भी उबल रहा है सब्जी के साथ, दाल के साथ। तो उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं, जो उसमें से शुद्धता नहीं है, अशुद्धता है, वो गर्म पानी के साथ कम होती जा रही है। और यहां पिसा हुआ नमक डाल दिया है तो सारी अशुद्धता के साथ गया है और आपको कुछ ना कुछ तकलीफ देने ही वाला है। और ये तकलीफ जानते हैं क्या आती है? आजकल ज्यादातर माताओं बहनों से मैं एक ही शिकायत सुनता हूं, हो राजीव भाई हमको थायराइड की समस्या हो गई है। ये थायराइड उन सभी को होने वाला है जो पिसा हुआ नमक खाएंगे। और थायराइड के दोनों ही हिस्से हैं, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म।
दोनों में हम फंसे हैं और हमारी करोड़ों माताओं बहनें फंसी हैं। उसका एक छोटा सा कारण है पिसा हुआ नमक। जितने दिन आप ये खाते रहेंगे, थायराइड से कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकते, कितनी भी गोलियां खाएं, कितने भी इंजेक्शन लगाएं। लेकिन जैसे ही नमक बदल देंगे, बिना दवा के थायराइड ठीक हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए थायराइड के, ज्यादातर माताएं आती हैं क्योंकि उनको थायराइड की समस्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है सेंसिटिविटी के कारण। तो वो आती है शिकायत लेके, क्या बताएं इतना थायराइड बढ़ा हुआ है, फिर मैं ये गोली खाती हूं तो शरीर और बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। और एक महिला तो एक बार मेरे पास आई थी जिनका वजन तो मुश्किल से 60 किलो था, लेकिन शरीर देखो तो लगे 100 किलो का, जैसे फुटबॉल में हवा भर दी हो। तब मैंने उनको समझाया कि आपकी समस्या क्या है। उनके समझ में आ गया। मैंने कहा बस कल से आप ऐसा करो, नमक बदल दो, पिसा हुआ नमक खत्म कर दो, डेले वाला लाओ। वो बहन जी ने शुरू किया है, अभी 8 महीने हो गए हैं, वो बराबर हो गई। 58 किलो वजन है, वैसा ही शरीर है। और वो कहती है अब मुझे थायराइड की समस्या नहीं। अब वो कहती है राजीव भाई मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, 8 साल से मैं दवा खा रही हूं, इतने इंजेक्शन ले लिए, कहां कहां मैं गई डॉक्टरों के चक्कर में, लेकिन किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आप ये नमक पिसा हुआ मत खाओ। मैंने कहा उन्होंने नहीं बताया, उसके पीछे कारण दूसरा है। कारण यह है कि अगर आप ठीक हो जाएंगी तो डॉक्टर का धंधा कैसे चले, तो वो तो नहीं चाहेगा कि आप ठीक हो, वो नहीं बताएगा आपको। जानता वो भी है, जो मैं बता रहा हूं वो डॉक्टर भी जानता है, बताएगा नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे से हमारे अपने जीवन में बिना सोचे समझे किए गए नकल के काम हमको इतनी बड़ी समस्याओं में फंसा देते हैं। एक तीसरा उदाहरण देता हूं। जहां लोगों को ठंड बहुत है और रहना पड़ता है, वहां के लोगों की हड्डियां और शरीर थोड़ा कड़क होता है, उसमें लचीलापन कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आप थोड़े दिन एक प्रयोग करके देख लो। आप बैठो, उसके चारों तरफ बर्फ की सिल्लियां रख लो, एक इधर एक इधर एक इधर, और बीच में बैठ जाओ, तो पीठ ऐसी अकड़ जाएगी कि उठना भी मुश्किल हो जाएगा। घुटने इतने अकड़ जाएंगे कि उठ के खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, और गलती से आप खड़े हो गए तो बैठना तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। अब जरा सोचो कि 4 बर्फ की सिल्ली जो मुश्किल से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की है, हम 10 मिनट अपने चारों तरफ रख लें तो शरीर अकड़ जाता है। यूरोप के लोगों को 9-9 महीने बर्फ के चारों तरफ ही रहना पड़ता है, बिताना पड़ता है। तो शरीर के सारे जॉइंट्स उनके स्टिफ होते हैं, कड़क होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो वो बेचारे क्या करें, तो ज्यादा उठ बैठ नहीं सकते। तो हर चीज वो ऐसी बनाते हैं जिसमें ज्यादा उठ बैठ नहीं करनी पड़े। जैसे उन्होंने कुर्सी बनाई बैठने के लिए, तो कुर्सी में क्या है, आधा ही बैठना पड़ता है, पूरा नहीं बैठना पड़ता। नहीं तो आलती पालती मार के बैठने को बोल दो तो उनकी जान निकल जाती। और उन्होंने बैठने के लिए जैसी कुर्सी बनाई है वैसी खाना खाने के लिए बनाई है, वैसी ही टॉयलेट में बनाई है, कमोड सीट, क्योंकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल घुटनों वाले नहीं है। अब हमने बिना सोचे समझे उनकी नकल करके अपने घर में भी डाइनिंग टेबल ले आया, और हम भी उसी कुर्सी मेज पे बैठ के खाते हैं। वो तो बेचारे मजबूर हैं इसलिए कि घुटने उनके हिलते डुलते नहीं हैं, इसलिए वो तो या तो खड़े खड़े खाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में खाना खाते हैं। तो उन्होंने बुफे सिस्टम लाया अपने देश में, क्योंकि झुक ही नहीं सकते, स्टिफ इतना हो गया है, कमर भी कड़क है, घुटने भी कड़क हैं, झुकें कैसे बैठें कैसे, तो खड़े खड़े खाना खा लेते हैं या लेट जाते हैं। बैठना उनके जीवन में बहुत ही कम होता है, घुटने मोड़कर तो बिल्कुल असंभव जैसा होता है। और जो हम बैठ जाते हैं ना सुखासन में आलती पालती मार के, उसकी तो वो सालों साल एक्सरसाइज करें तब भी नहीं बैठ पाते। तो उन्होंने अपनी मजबूरी के चलते अपना टॉयलेट रूम बनाया जिसमें कबोर्ड सीट लगाया, अपनी मजबूरी के चलते डाइनिंग टेबल बनाया जिसमें आधा ही बैठना पड़े, अपनी मजबूरी के चलते उन्होंने बुफे सिस्टम लाया क्योंकि खड़े होकर ही खा लें। अब हमने बिना सोचे समझे उनकी नकल कर लिया, और जिनके घुटने भी अच्छे हैं, कमर भी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उन्होंने अपने अपने घर के बाथरूम में कमोड लगा लिया। अब मैं पूछता हूं भाई, ये अंग्रेजी स्टाइल का कमोड आपने क्यों लगाया? कुछ सोचा है, समझा है इसके बारे में? क्योंकि वो तो बेचारे इसलिए लगाते हैं कि झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। और एक समस्या और है कि जो लोग रोज पाव रोटी खाएंगे सड़े हुए मैदे की, उनका पेट कैसा होने वाला है जरा सोचो।
कब्जियत है बहुत, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ ही नहीं होगा। जब पेट साफ नहीं होगा तो 2-2 घंटे तक बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा उस टॉयलेट पॉट पे? तो 2 घंटे बैठेंगे कैसे अगर हिंदुस्तानी तरीके से बैठने लगे तो? क्योंकि हिंदुस्तानी तरीके के टॉयलेट पॉट पे 5 मिनट आप बैठ सकते हैं, यूरोप में तो 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। मैंने यूरोप के कई देशों का प्रवास किया है, वहां जब मैं लोगों को देखता हूं सवेरे सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं 2-2 घंटे तक बाहर ही नहीं आते, बैठे ही रहते हैं। फिर उनको पूछो भाई क्यों नहीं आते, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। क्यों पढ़ते हो न्यूज़पेपर? टट्टी साफ नहीं होती, संडास नहीं होती, पेट साफ नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। कभी कभी गाना भी गाते रहते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और भारत में क्या है, भारत का खान पीन ऐसा है और सूर्य के प्रकाश से पाचन का तंत्र ऐसा है कि टॉयलेट रूम में 5 मिनट से ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत दिन बाद मुझे यह समझ में आया कि यूरोप के सभी बाथरूम और टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी क्यों बनाते हैं। उनके यहां जो लाइब्रेरी होती है ना, वो ड्राइंग रूम में नहीं होती, बेडरूम में नहीं होती, टॉयलेट रूम में होती है। क्योंकि वहीं बैठना है 2-2 घंटे, तो कुछ टाइम तो पास करना ही पड़ेगा। अब जरा आगे बढ़ता हूं, जिनको पेट साफ नहीं होता उनको क्या क्या होता है। दुनिया की 103 बीमारियां उन्हीं को होती हैं, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपकी आंतें साफ नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी और छोटी आंत साफ नहीं है, तो बीमारियों का केंद्र आपके घर में ही है। और 90% बीमारियां आपको मालूम है कब्जियत से शुरू होती हैं, कॉन्स्टिपेशन से शुरू होती हैं। हमारे देश में सभी बड़े चिकित्सक और वैद्य कहते हैं कि जिनका पेट साफ नहीं हुआ उनको कुछ भी बीमारी आएगी, संधिवात हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन तो रहने ही वाला है, मुंह में से भयंकर बदबू आएगी, दांत आपके खराब हो जाएंगे, सांस में इतनी तेज बदबू होगी कि पड़ोसी बैठ नहीं पाएगा आपके पास, रात को नींद नहीं आएगी, भूख समय से नहीं लगेगी, भूख ठीक से नहीं लगेगी, शरीर में कमजोरी आती जाएगी। ऐसी 103 बीमारियां एक साथ आएंगी। अब उनको चूंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत है तो ये सब बीमारियां उनको होती हैं। तो अब उसका इलाज क्या करते हैं वो? जब पेट साफ नहीं होगा तो सांस की बदबू भयंकर होगी। अब उस सांस की बदबू को रोकने के लिए वो दिन भर टूथपेस्ट रगड़ते रहते हैं, और टूथपेस्ट अकेले से सांस की बदबू नहीं रुकती है, तो उसके बाद माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते रहते हैं। यूरोप में एक माउथ फ्रेशनर बिकता है, लिस्ट्रीन, बिना नागा, माने बिना एक दिन छोड़े हुए दिन में 3-3, 4-4 बार वो लिस्ट्रीन का स्प्रे करते हैं बदबू को रोकने के लिए। पेट साफ नहीं कर पाते अपना, लिस्ट्रीन स्प्रे करते रहते हैं। अब हम हिंदुस्तानी भी उनकी नकल करके लिस्ट्रीन अपने घर में ले आए और हमने स्प्रे करना शुरू कर दिया, तो अपना ही सर्वनाश। दूसरा, उनकी एक और समस्या है कि अगर पेट साफ नहीं होगा तो पसीने की भी बदबू बहुत आएगी, और पसीने में से बदबू आएगी तो उस बदबू को कंट्रोल करने के लिए वो पता है क्या करते हैं? वो डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं, सेंट स्प्रे करते हैं, डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं, क्योंकि पसीने से बदबू आ रही है। लेकिन वो अंदर की जो कमी है वो दूर नहीं कर पा रहे। अब हम उनकी नकल करके अपने घर में डिओडोरेंट स्प्रे करने लगे और उनकी नकल करके सेंट स्प्रे करने लगे, तो हमको चर्म रोग जरूर हो जाएगा, स्किन डिसीज जरूर हो जाएगा। और आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं। जिनको पेट साफ नहीं होता उनके बाल बहुत कड़क होते हैं। ये आप अपने घर में भी देख लो कभी, अगर आपको पेट साफ नहीं हुआ बाल आपके कड़क हो जाएंगे। जिनको पेट साफ नहीं होगा उनके बाल कड़क हैं, बाल कड़क हैं तो उनको सॉफ्ट बनाने के लिए शैम्पू लगाते रहते हैं, और शैम्पू से भी सॉफ्ट नहीं होता तो कंडीशनर उसमें अप्लाई करते रहते हैं। ये उनकी समस्या है, परेशानी है, कोई फैशन नहीं है। क्योंकि यूरोप के 99% लोगों को कब्जियत है, माताओं को, बहनों को, पुरुषों को, तो बाल इतने कड़े हैं, छू के देखो तो कांटे जैसे लगते। तो उन बालों को सॉफ्ट बनाना है तो कोई ना कोई कंडीशनर लगाना ही पड़ेगा। कंडीशनर 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता, तो हर 6 घंटे में कंडीशनर लगाते रहते। फिर उन्होंने एक नया कुछ ढूंढा है आजकल, वो ये कहते हैं कि ये कंडीशनर 6 घंटे काम करे और उसके आगे 6 घंटे कुछ और काम करे, तो क्रीम लगाते रहते हैं बालों में। हेयर क्रीम आती है ना, ताकि वो सॉफ्ट रहें। तेल नहीं लगाते क्योंकि तेल होता ही नहीं उन देशों में, लगाएं क्या।
ना सरसों होती है, ना तिल होता है, ना मूंगफली होती है, ना कुछ और होता है। ले दे के एक ही चीज होती है, सोयाबीन। सो उसका तेल अच्छा नहीं माना जाता। तो वो बिल क्रीम लगाएंगे या हेयर क्रीम लगाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, क्योंकि बाल बहुत ही कड़क हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उनकी नकल अंधाधुंध करके अपने अपने बालों में थोप रहे हैं शैम्पू, हेयर कंडीशनर और पता नहीं क्या क्या। तो अंतिम परिणाम यह है कि बाल के गुच्छे टूट रहे हैं। कम से कम ऐसी हजारों माताएं बहनें आती हैं जो कहती है, राजीव भाई बाल टूटते हैं, कुछ दवा बताओ। मैं कहता हूं शैम्पू और कंडीशनर बंद कर दो, तो वो तो बंद नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं माफ करो, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि आप हेयर कंडीशनर शैम्पू लगाते रहो, बाल तोड़ने का तो वो कहानी है, फिर आप मेरी दवा खाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं। और जिनके शरीर में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जियत होगी, उनकी त्वचा भी बहुत कड़क रहती है, रफ रहती है। और स्किन चूंकि रफ रहती है तो कोई ना कोई उनको कोल्ड क्रीम चाहिए जो स्किन को सॉफ्ट बनाए, तो इसलिए वो कोल्ड क्रीम लगाते रहते हैं। लेकिन वो भी थोड़े ही समय काम करती है, 6-8 घंटे से ज्यादा कोई कोल्ड क्रीम भी काम नहीं करती स्किन पे। तो हर 6-8 घंटे के बाद वो कोल्ड क्रीम पोतते रहते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ कहां आती है, जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, उनके होठ बहुत कड़क रहते हैं, एकदम रफ, सूखे सूखे। तो उस होठों की सुखावट को छुपाने के लिए लिपस्टिक लगाते रहते हैं। हम बिना सोचे समझे अपने देश में उसको अपने मुंह पे थोपते रहते हैं। पता नहीं कितनी लिपस्टिक तो हम खाने के साथ खा जाते हैं, क्योंकि आप कितना भी बचा के खाएं वो तो जाने ही वाली है। तो देखिए, एक अंधभक्ति या बिना सोचे समझे की गई नकल कितने तकलीफ का कारण बनती है इस देश में। अब वो जो कुछ भी करते हैं यूरोप और अमेरिका वाले, वो अपनी ठंड से बचाव के लिए करते हैं, जितना कर पाते हैं। अब उनके यहां ठंड बहुत है तो कपड़े भी ऐसे ही पहनने पड़ेंगे, टाई लगानी पड़ेगी, 3 पीस सूट पहनना पड़ेगा। और आप देखेंगे ना, महिलाएं वो ऊपर तक के स्लीव्स पहनती हैं, मोजे पहनती हैं, क्योंकि उनको ठंड से बचना है। अब हम भी उनकी नकल करके भारत में पहनना शुरू कर दें। आजकल ये नकल दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में बहुत शुरू हुई है। हर चीज में बिना सोचे समझे हम उनकी नकल करें। और अब यह नकल इस खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि ठंड वाले देशों की मजबूरियों को हमने प्रतिष्ठा का तंत्र बना लिया, स्टेटस सिंबल बना लिया। हमारे घर में पिज्जा आ रहा है तो स्टेटस सिंबल है, बर्गर खा रहे हैं तो स्टेटस सिंबल है, चाउमीन खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, स्टेटस सिंबल है, नूडल्स खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, स्टेटस सिंबल है। और कई घरों में तो ये नियम बन गया है कि संडे को तो ये होना ही चाहिए। संडे को माने चाउमीन तो आनी ही चाहिए, बर्गर तो आना ही चाहिए, पिज्जा तो आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। और ये घर में नहीं आ सकता तो होटल में जाके खाना चाहिए। अब उनकी मजबूरियों को हमने जो स्टेटस सिंबल बनाया तो और तकलीफ कर रहा है। तो हमारी सारी की सारी बीमारियों की जो जड़ है ना, वो ये आधी अधूरी समझ से विदेशियों की गई नकल, जो हमें सफल नहीं होने देती। कॉस्मेटिक्स वो सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको स्किन बचा के रखनी है। एक तो अंदर से कॉन्स्टिपेशन के कारण रफनेस है, दूसरी बाहर की ठंड है, बर्फ है, और उस बर्फ के कारण और ज्यादा रफनेस है। तो दोनों मिलाकर उनके यहां तो तकलीफ हो जाती है। इसलिए अपनी स्किन को बचाए रखने के लिए बार बार कुछ लोशन लगाना, बार बार कुछ कॉस्मेटिक्स यूज करना, सौंदर्य प्रसाधन, वो उनकी मजबूरी। और एक दो छोटी बातें बता दूं आपको, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये काम की हैं। यूरोप के देशों में मैंने जितनी बार प्रवास किया, वहां के लोगों को देखा कि चूंकि ठंड बहुत है ना, तो ये जो भौं के बाल होते हैं ना, ये नहीं उगते, तो इसलिए वो लाइनर का इस्तेमाल करते हैं दिखाने के लिए, नकली।
असली तो है नहीं। तो ब्यूटी पार्लर में जा जाके वो बनवा के लाते हैं, काले पीले वो रंग से रंगते रहते हैं, क्योंकि असली बाल आते ही नहीं है, ठंड बहुत है। अब हमने भी वही तमाशा शुरू कर दिया अपने अपने घर में। बाकायदा 2-2, 3-3 घंटे का समय निकालकर हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं इसको बनवाने के।